मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये कहा जाता है कि गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है वह बेचारा प्रतिपल मरता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दरिद्र योग या शापित योग बनते हैं जो व्यक्ति को जीवन भर गरीबी के कुचक्र में फंसा देते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से बताऊंगा कि वास्तव में आपकी कुंडली में भले ही द्वितीय भाव पर शनि और राहु ही क्यों ना बैठ गए हों, या द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ही क्यों न चला गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। जीवन भर आपका समय खराब कभी नहीं हो सकता है। आपको मालूम है कि एक कहावत है कि एक दिन सबका आता है, तो जब एक दिन सबका आता है तो हम जीवन भर कैसे गरीब रह सकते हैं? और किस्मत एक बार जरूर आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, जो आपको एक प्रकार से बुलंदियों की ऊंचाई पर ले जाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए ये कहना कि वास्तव में यदि आपकी कुंडली का जो धनेश है, धन भाव का स्वामी है, 6, 8, 12 में बैठ गया है तो आप जीवन भर गरीब रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा भाव धन भाव होता है वह वास्तव में धन का ना होकर एक प्रकार से धन के कलेक्शन का भाव है, कि आप कितना पैसा जीवन में जोड़ सकते हैं जो स्थायी रूप से आपके पास होगा, जैसा कि बैंक बैलेंस होता है। अब आप समाज में ऐसे उदाहरण जरूर देखते होंगे कि पता चला कि कोई व्यक्ति कमाता तो बहुत थोड़ा सा है, उसकी इनकम भी बहुत थोड़ी है, लेकिन वो कलेक्शन बहुत ज़्यादा कर लेता है। हो सकता है कि वो कंजूस ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे ना खर्च करता हो, जिसके कारण कलेक्शन ज़्यादा कर लेता हो। कोई व्यक्ति लाखों में कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्ज में रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि दूसरा जो भाव है वह वास्तव में धन के कलेक्शन का है, ना कि वास्तव में धन के कमाने का भाव है। इनकम का भाव तो आप जानते हैं कि 11वां भाव होता है। हो सकता है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन पता चला कि इनकम तो ज़्यादा है लेकिन खर्च उससे भी ज़्यादा है। आपकी आमदनी 98 है लेकिन खर्चा रुपया हो रहा है। कुछ लोगों की आमदनी तो 98 ही होगी लेकिन खर्चा उनका 54 से भी कम है, जिसके कारण से वो काफ़ी कुछ कलेक्शन कर लेते हैं। मैं आपको आगे के चक्र में अलग अलग कुंडलियों में यह समझाने की कोशिश करूँगा। चक्र के द्वारा जब चार्ट को हम लेंगे अलग अलग लग्न और राशियों के, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, आपकी कुंडली में भले ही शापित योग, दरिद्र योग या आपका धनेश 6, 8, 12 में भी चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये दिखा दूंगा कि वास्तव में जो ये बात कही जाती है कि आपके पास अब कभी धन नहीं होगा, आप गरीबी में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक कुछ अगर स्टेप आप उठाएंगे, जो कि कुंडली की यही एक विशेषता और महानता है कि कुंडली आपको ये दिशा दिखाती है, ये बताती है कि वास्तव में अगर आप इस दिशा में चलेंगे तो 100% आपकी उन्नत होगी, और अगर आप इस दिशा में नहीं होंगे तो वही दरिद्र योग, शापित योग और दुनिया भर के जो कुयोग हैं वह आपकी ज़िंदगी में पड़े रहेंगे। इसलिए मित्रों, मैं आज आपको आगे आप पूरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है और मेरा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और यदि आपका मेरा वीडियो कहीं से भी अच्छा ना लगे तो कृपया कमेंट करके इसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और आप अंतिम तक वीडियो देखते रहिए, आपको इससे निश्चित तौर पे फायदा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने इसमें मिथुन लग्न या मिथुन राशि का उदाहरण लिया है। आपका मिथुन लग्न का उदाहरण मैंने लिया है क्योंकि वास्तव में यह एक द्विस्वभाव राशि है। आप जानते हैं राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि। कलयुग में द्विस्वभाव राशि को सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली राशियां मानी जाती हैं, और बताते हैं कि इनके लोग कभी बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं कर पाते। उसके ढेर सारे कारण मैंने अपने एक वीडियो में स्पष्ट किए थे, आप जाकर देख भी सकते हैं कि द्विस्वभाव राशियों में कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं होता, और द्विस्वभाव राशियां के लोग हमेशा द्वंद्व में फंसे रहते हैं, वो सही समय पर सही डिसीजन कभी नहीं ले पाते। तीसरा, इनमें एक कमी भी होती है कि ये कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी इनकी उन्नति नहीं हो पाती। चौथा, ये इमोशनल टाइप के होते हैं, अर्थात ये जीवन में बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक, ये सब कमियां होती हैं। इसीलिए मैंने इसी लग्न की कुंडली को लिया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि वास्तव में इस लग्न की कुंडली वाले भी
बहुत ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। आपके सामने मित्रों ये चार्ट खुला हुआ है, इसमें आप देखते हैं कि जो दूसरा भाव धन का भाव है, जहाँ 4 लिखा हुआ है, वहाँ शनि और राहु बैठे हैं और चंद्रमा इनका 6वें भाव में चला गया है, जो कि धन का स्वामी है। ये 100% एक दलिद्र योग या शापित योग आप कह सकते हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 में भी है, 6वें स्थान पे बैठा है और आपके धन में शनि और राहु बैठे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि शनि अष्टम का भी स्वामी है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा व्यक्ति जीवन भर दलित रहेगा? जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, उन्होंने नाम नहीं मुझे बताने के लिए कहा है, तो मैंने सभी ग्रह नहीं इसमें बैठाए, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है। वास्तव में उनकी स्थिति कुछ ना कुछ प्लस में ही आप कह सकते हैं। अब मैं इसका आपको रीजन बताए दे रहा हूं कि वास्तव में ऐसा क्या है। देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। और देखिए, लग्नेश जहां पर बैठे, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है दलिद्र योग, तो याद रखिए लग्नेश जहां पर बैठेगा आपको सबसे ज्यादा धन मिलने की उम्मीद वहीं से है। नंबर 1, मान लीजिए इनका लग्नेश 4थे भाव में बैठा है, तो ये 4था भाव कहे का है? ये माँ का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। तो अगर ऐसा ये कोई भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको लाभ होगा। तो नंबर 1 चीज़ ये देखिए कि कम से कम आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। फिर दूसरा ये भी भाव देखिए, कुल मिलाकर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया जीवन में हर व्यक्ति का एक बार समय तो जरूर आता है। अब इस समय गोचर में आपके शनि कहाँ चल रहे हैं? शनि आपके चल रहे हैं कुंभ में, और कुंभ जो इनका 11 लिखा हुआ है वह है इनकी किस्मत का, भाग्य का भाव है, और निश्चित तौर पर जो इनकी किस्मत को 100% चमका देगा। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जिस जातक की ये कुंडली है उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। जैसे ही शनि इनका 17 जनवरी से कुल मिलाकर इसमें आया है 9वें भाव में, किस्मत के भाव में आया है कुंभ राशि में, वास्तव में इनके कुंडली में दलिद्र योग, शापित योग बनने के बावजूद भी इनको अचानक अच्छा खासा धन प्राप्त हुआ है। और निश्चित तौर पर पहले भी ये कोई गरीब नहीं थे, भले ही इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको, तो याद रखिए कि गोचर में कभी न कभी, जो ये कहा जाता है कि एक दिन सबका वक्त आता है, तो गोचर में कभी न कभी कोई न कोई ग्रह आपके शुभ जरूर आ जाएंगे। और निश्चित तौर पर आप उस समय को पकड़िए, खास तौर से शनि और राहु और गुरु को, जिनका गोचर काफी दिनों तक होता है। आगे चलकर मैं अन्य लग्न की कुंडली लेकर के भी आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने एक स्थिर राशि जो कि सिंह राशि है उसका उदाहरण लिया है, और सिंह राशि का उदाहरण लेकर मैं आपको ये समझाने की बात कोशिश करूंगा कि यदि सिंह लग्न या सिंह राशि वालों में भी अगर ये दलिद्र योग बन रहा है, या कोई भी लग्न और राशि हो, तो वास्तव में आप सही दिशा पे कार्य करके इस दलिद्र योग को भी परास्त कर सकते हैं और वास्तव में उससे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, स्थिर स्वभाव राशि होती है आपकी सिंह राशि, और इनका वास्तव में क्या स्वभाव होता है? कहते हैं स्थिर राशि वाले कभी जीवन में जल्दी निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं वास्तव में, जिसके कारण से भी कई प्रकार की दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको इस कुंडली में दिखाऊंगा वास्तव में कि दलिद्र योग बनने के बावजूद भी, अनिर्णय की स्थिति होने के बावजूद भी निश्चित तौर पर आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और आप सही दिशा पे बस केवल काम करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आप ये चार्ट देख रहे हैं, और ये चार्ट वास्तव में कुल मिला के सिंह लग्न का है। अब आप देखिए, जो आप इनका दूसरा भाव है वहां पर मानते हैं शनि और राहु बैठे हैं, और इनका जो लग्न का स्वामी लग्नेश है सूर्य, वह भी अष्टम भाव पर बैठा है। तो लग्न का स्वामी 8वें भाव पे चला गया है, धन भाव पर शनि और राहु बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बुरा योग इस कुंडली में बन रहा है। लेकिन क्या वास्तव में कुंडली इतनी बुरी होती है सिंह लग्न की? ऐसा नहीं है। आप अगर सिंह लग्न की कुंडली में देखें तो चतुर्थेश और नवमेश मंगल होते हैं, केंद्र के भी स्वामी मंगल होते हैं, और त्रिकोण के अर्थात चौथा घर और 9वां घर, चौथा घर जो आपका केंद्र है और 9वां घर जो आपका त्रिकोण है। याद रखिए, ऐसे जातक को अगर कभी मंगल की महादशा मिल जाए
याद रखिए, अगर आपने उस समय का प्रयोग कर लिया तो न तो शनि, न राहु, न सूर्य, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मंगल महायोग कारक ग्रह होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अगर धन भाव आपका पीड़ित है और आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो मंगल की दशा का आपको पूरा का पूरा लाभ उठाना है। दूसरा, आप देखिए कि जो आपका शनि है वो खष्टेश और सप्तमेश है, तो सप्तम का स्वामी धन पे बैठ गया है। तो सप्तम घर काहे का है? पत्नी का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। तो हो सकता है कि अगर आप पत्नी के नाम पर कुछ करें, क्योंकि पत्नी के घर के भाव का स्वामी आपके धन में गया है। पत्नी का स्वामी जो है आपकी कुंडली में वह धन भाव पे चला गया, तो हो सकता है कि आप ऐसा व्यापार करें या ऐसा कुछ कार्य करें जो पत्नी के नाम पर करें, अपने नाम पर ना करें। निश्चित तौर पर आपकी तरक्की उसमें 100% संभव हो सकती है। तीसरा मित्रों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जिस चीज़ पर शायद बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं कुंडली में, कि याद रखिए कि कुंडली को देखते समय नवांश कुंडली जरूर देखिए। जिस जातक की ये कुंडली है उनकी मैंने नवांश कुंडली देखी है। उस नवांश कुंडली में अगर आप सूर्य को देखें तो वो सिंह नवांश में ही गए हैं, तो निश्चित तौर पर वह अपनी स्वराशि पे तो वो उतने बुरे नहीं है जितने बुरे हमको यहाँ पर दिख रहे हैं वास्तव में। तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि आप केवल एक चीज देखकर कुंडली में ये न अर्थ लगाएं कि हाय मेरी कुंडली में तो अब ये धन भाव है ही नहीं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मेरे पास कुछ न रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश की कि वास्तव में कैसे दलित योग होने के बावजूद भी अगर आप अमीर बन सकते हैं। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल ऊंचा उठता है। धन्यवाद।